हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था मेरे बच्चा, तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोग मोशन डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरी क्लास 11th मोशन पे ही चलने वाली है। सेम हमने चैप्टर नंबर 2 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देखा और चैप्टर नंबर 3 में मोशन इन अ प्लेन देखा। नाउ लॉज ऑफ मोशन, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे कि वो बेसिक चीजें क्या है जिसके ऊपर मोशन बेस्ड होता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन। लॉज का मतलब है वी आर डीलिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ मोशंस। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब होता है अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदले फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द टाइम एंड विद द सराउंडिंग, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल, अभी मैं यहां पर हूं, मैं इस बच्चे के पास हूं और आपसे भी दूर हूं। अब मैंने अपने पॉइंट को चेंज किया और मैं इससे दूर हो गया, अब मैं आपके पास हुआ। नो डाउट अबाउट इट, मैंने सराउंडिंग को भी चेंज किया, यहां से यहां आने में मैंने टाइम को भी चेंज किया, तो मोशन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मोशन एक्चुअली बेस्ड किस पर है। मोशन किस पे बेस्ड है? मोशन हो भी रहा है तो मोशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है मोशन होने के पीछे। तो सबसे पहले, व्हाट इज द बेसिक टर्म रिक्वायर्ड फॉर अ मोशन। मोशन के लिए सबसे बेसिक टर्म क्या रिक्वायर्ड है? अगर हम सोचे तो हमें पता चलता है आंसर में फोर्स। वो मेन टर्म है फोर्स, जिसकी वजह से मोशन होता है। तो अब हम जो कहानी बढ़ने वाले हैं, जो हम चैप्टर में डील करने वाले हैं, वो पूरे टर्म्स में हम लोग फोर्स को डील करने वाले हैं, फोर्स को समझने वाले हैं, फोर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम फोर्स को समझने की कोशिश करें तो फोर्स को सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे। हमें पता है कि फोर्स एक एक्शन है जो पुश और पुल के फॉर्म में लगता है। तो कहा कि एक्सटर्नल एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल के फॉर्म में जो एक्शन हो वो हमारा क्या है, वो फोर्स कहलाता है। गॉट इट द पॉइंट? चाहे आप किसी चीज को खींच रहे हो या चाहे किसी चीज को धक्का दे रहे हो। तो एक बेसिक से टर्म्स में मुझे समझ में आया लॉज ऑफ मोशन में कि वो बेसिक टर्म्स क्या है जिसके ऊपर मोशन बेस्ड है। वो आंसर है हमारा फोर्स। दैट विल बी द फोर्स। मेरा फोन साइलेंट नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाता अभी। ठीक है, चलिए अब हम मेनली डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए मेरे बच्चे, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो दो मेन साइंटिस्ट हुए हमारे, एक एरिस्टोटल फेल्सी और एक गैलीलियो। एरिस्टोटल फेल्सी और गैलीलियो दोनों में एक बार डिस्कशन हुआ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, डिस्कशन बहुत हेल्दी था। और क्या था डिस्कशन, मैं आपको बताता हूं। एरिस्टोटल फेल्सी का कहना था कि एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है हमें एक बॉडी को कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें उस बॉडी पे कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हम उस बॉडी को मोशन में रख सकते हैं। आप भी इस बात को मानते होंगे मेरे बच्चे। यार अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो पैडल हमें कॉन्टिन्यूस पैडल मारना पड़ेगा। हम कॉन्टिन्यूस पैडल मारते रहेंगे तभी जाकर क्या होगा, वो साइकिल कॉन्टिन्यूस मोशन में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी। ये बात उन्होंने बोली एरिस्टोटल फेल्सी साहब ने। ठीक है, पर गैलीलियो ने कहा ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्या अलीशा ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी पर क्या ही स्टेटमेंट गलत होगी यार? एक बॉडी को कॉन्टिन्यूस मोशन में रखने के लिए कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाने की जरूरत होती है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। गैलीलियो कहता है ना बाबा ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो गैलीलियो ने क्या कहा होगा, ध्यान से सुनना। अगर एक बॉडी को हम कॉन्टिन्यूस मोशन में रखना चाहते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। कब? अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। स्टेटमेंट देख रहे हैं आप? वो कहना चाहता है अगर फ्रिक्शन है तब तो मुझे कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर बॉडी मोशन में रहेगा। बट वो कहता है अगर बॉडी पे
किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो बॉडी को कॉन्टिन्यूस मोशन में रखने के लिए कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यह थी गैलीलियो और एरिस्टोटल का कॉन्ट्राडिक्शन। अब गैलीलियो ने इस बात को प्रूफ करने के लिए एक बात बोली, पहले दिखा दो। इट वॉज अ गैलीलियो हु फर्स्ट said that the object move with a constant speed when no external force act on them. But कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी हमारी जब फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, जब सरफेस कैसा हो, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो। तो गैलीलियो ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अरे काम करते हैं, उसने एक प्रोजेक्शन बनाया। उसने कहा कि यार एक इंक्लाइन प्लेन लूं, बॉडी को छोड़ देता हूं, बॉडी डाउन जाएगी। अगर एक बॉडी रखता हूं, देखो डाउनवर्ड स्लोप मोशन, डाउनवर्ड इंक्रीज स्पीड, स्पीड इंक्रीज होगी। बट अगर अपवर्ड स्लोप मोशन होगा तो जो स्पीड होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। इसके चक्कर में उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास एक कर्व सरफेस ले लेता हूं मैं, उन्होंने कर्व सरफेस लेने के बाद क्या देखा कि अगर उन्होंने एक बॉल लिया और उस बॉल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया एक सर्टेन हाइट से, तो वो बॉल देखा उन्होंने कि वो एक सर्टेन हाइट पर चली गई। यानी जिस हाइट से उन्होंने बॉल को छोड़ा था उसी हाइट को उस बॉल ने दोबारा अचीव किया था। उसने कहा कि काम कर दो, ये तो अभी ऐसे है, थोड़ा सा इसको, इस सरफेस को कम स्लोप रखता हूं। स्लोप उन्होंने कम रख दिया, पहले का स्लोप ज्यादा था, अब स्लोप क्या करा, कम कर दिया। अब उन्होंने कहा कि यार चलो अब मैं बॉल छोड़ता हूं। तो अब उन्होंने क्या किया, एक बॉल छोड़ा। जब बॉल छोड़ा तो देखा उन्होंने कि यार बॉल जो है दोबारा यहां पर इस जगह पे जाके रुक गई। यानी मैं जिस हाइट से बॉल को छोड़ रहा हूं वो बॉल उसी हाइट पे जाके अचीव हो रही है। गॉट इट द पॉइंट? ध्यान से सुनना। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा एक प्लेन सा स्लोप बना दिया। यहां पर तो इन्होंने एक खड़ा स्लोप रखा और यहां पर स्लोप को क्या कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने एक सर्टेन हाइट से बॉल को फेंका, छोड़ दिया, बॉल को ऐसे छोड़ दिया, बॉल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और बॉल आगे तक निकलती जाएगी जब तक वो मूव करती रहेगी, जब तक वो मूव करती रहेगी, जब तक कि वो उस सर्टेन हाइट को अचीव ना कर ले। वो इस तलाश में घूमती रहेगी कि वो हाइट कहीं आएगी जहां मुझे रुकना होगा। और गैलीलियो ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि मैंने एक कांस्टेंट फोर्स तो नहीं लगाया बॉडी को कांस्टेंट मोशन में रखने के लिए, बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करती रही। अगर बॉडी यहां पे फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी, कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। पर क्या यहां पे आप कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं? एरिस्टोटल की बात तो ऐसी गलत हो गई। तो आप कंक्लूजन समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? आपने क्या देखा, एरिस्टोटल एंड गैलीलियो में दो बंदों ने क्या कॉन्ट्राडिक्ट था। एरिस्टोटल का कहना था कि अगर एक बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊं तभी बॉडी को कांस्टेंट मूव करा सकता हूं। गैलीलियो ने कहा कि बॉडी को अगर कांस्टेंट मूव कराना है तो कांस्टेंट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है अगर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा कि यार अगर आप यहां से एक सर्टेन हाइट से बॉल को छोड़ दो तो बॉल ऐसे जाएगी, वापस ऐसे आएगी, जाएगी, ऐसे वापस आएगी और वो उसी हाइट को अचीव करेगी, उससे थोड़ा सा भी आगे नहीं जाएगी। अगर उन्होंने क्या किया, इसको थोड़े स्लोप को और भी कम कर दिया, स्लोप को और कम करने के बाद देखा कि कहीं बॉल टोकरी से बाहर आ जाएगी या बाउल से बाहर चली जाएगी या स्लोप से इस बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस सर्टेन हाइट से आपने उसको फेंका था उसी सर्टेन हाइट पर वो दोबारा उसी हाइट को उसने अचीव करने की कोशिश की। उन्होंने अपने थर्ड वाले केस में कहा कि अगर मैं इस वाली साइड को प्लेन बना दूं और बॉल को यहां छोड़ दूं तो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, वो बॉल आगे की तरफ मूव करती जाएगी
किस वजह से मूव कर जाएगी? यार वो कहीं हाइट अवेलेबल होगी जहां मुझे जाकर उसको अचीव करना है, तब जाके मैं रुकूंगी। बट यहां पर वो हाइट नहीं मिली, तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि भाई मैंने कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया बॉडी को कांस्टेंट मोशन में रखने के लिए अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है। होप सो ये बात समझ में आएगी। एरिस्टोटल, फैल्सी और गैलीलियो की ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे, बट फिर भी हमें ये बात पता होनी चाहिए। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स ये इंक्लाइन प्लेन्स पे है और ये नॉर्मल प्लेन्स पे। आप जब पढ़ोगे नोट्स में तो आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। होप सो एरिस्टोटल, फैल्सी एंड गैलीलियो की ये बात समझ में आई होगी। होप सो क्लियर हो गया होगा यहां तक? पक्का 100% क्लियर है? अच्छा, ऑनलाइन 2 मिनट का ब्रेक है, इन लोगों से पूछूं कि इन्होंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट, आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मोशंस की बात करते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ मोशन की बात करें तो व्हाट इज द बेसिक टर्म रिक्वायर्ड जिसकी वजह से मोशन हुआ? फोर्स वो बेसिक टर्म है जिसकी वजह से मोशन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा एरिस्टोटल और गैलीलियो लॉ। एरिस्टोटल का क्या कहना था? शाबाश। और गैलीलियो साहब ने क्या कहा? कांस्टेंट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस अवेलेबल है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मोमेंटम। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात मोमेंटम की करें तो मोमेंटम क्या है? ध्यान से सुनना। मैं इसे बड़ी सिंपल सी लाइन में कहता हूं यार, आन जो अपने मोशन को जितनी देर तक मेंटेन करके रख सके, मेंटेन करे, जो अपने मोशन को जितनी देर तक मेंटेन करे। देखो एक एग्जांपल है, जो अपने मोशन को जितनी देर तक मेंटेन करे। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इनर्शिया में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सुनो, मैं केस नंबर 1 लेता हूं। सपोज करो अलीशा अपनी गाड़ी लेके घूमने जाती है, ठीक है, और अहान भी गाड़ी लेके घूमने की तरफ जाता है। बट अहान ने थोड़ी मॉडिफाइड बाइक ले रखी है, मॉडिफाइड बाइक ले रखी है। अलीशा का जो मास है वो कम है, M1, अहान का मास ज़्यादा है। यानी यहां पर M1 ग्रेटर है M2 से। अब दोनों आगे चल रहे थे और सेम वेलोसिटी से चल रहे थे, यानी यहां पे v कांस्टेंट रखा है, यहां पे यानी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट टर्म में रखा। वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां पे क्या देखा उन्होंने कि यहां पर एक पत्थर आ गया, एक पत्थर आ गया। मान लेते हैं साइकिल और ये बाइक है। अलीशा साइकिल पे चल रही है और ये अहान बाइक से चल रहा है, और आगे एक छोटा सा पत्थर आ गया। अच्छा हाँ, हमने M2 को ग्रेटर लेना है। हमें M2 को ग्रेटर लेना है। ए भाई M2 ग्रेटर है। M2 को मान लेते हैं कि ये बाइक है और ये साइकिल है। अब दोनों के आगे पत्थर आया, दोनों मान लो 10-10 की स्पीड में चल रहे थे। कौन ज्यादा डिसबैलेंस्ड होगा? कौन ज्यादा डिसबैलेंस होगा? M2। बाइक ज्यादा डिसबैलेंस होगी और साइकिल डिसबैलेंस नहीं होगी, उसके कंपैरिजन में कम होगी। ऑनलाइन वालों एक बात हो, बाइक के आगे भी एक पत्थर आता है और एक साइकिल के आगे भी पत्थर आता है, तो आपका क्या मानना है कि अगर दोनों के आगे पत्थर आता है तो कौन ज्यादा डिसबैलेंस होगा? ऑब्वियसली ऑनलाइन
आप लोगों को लग रहा होगा कि इन लोगों की तरह कि बाइक डिसबैलेंस ज़्यादा होगी, बट मेरे बच्चे बाइक का मास ज़्यादा है, अगर उसके आगे पत्थर आया तो शायद बाइक को पता भी ना चले और उसे वो पार कर दे, साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि वो हल्की है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलो, एक बाइक है और एक ट्रक है, इसमें बेहतरीन समझ में आएगा। एक बाइक है और एक ट्रक है, अब ट्रक के आगे भी एक पत्थर आ रहा है सेम साइज का इतना सा, और बाइक के भी आगे आ रहा है, शायद ट्रक को पता भी ना चले, वो उसे पार करके निकल जाए, क्योंकि जिसका ज़्यादा मास होता है वो अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करता है, उसका मोमेंटम उतना ही बेहतरीन होता है। शायद बाइक वाला उस पत्थर को पार करके आगे निकल जाए और वहीं साइकिल वाला डिसबैलेंस होकर गिर भी जाए, क्योंकि आप कभी ड्राइव करना बाइक, आपको पता चलेगा छोटे मोटे कंकड़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या कभी आप तेज से बाइक चला रहे हैं, आप मान लीजिए साइकिल भी उसी स्पीड से चल रही है और आगे कुछ ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है तो साइकिल डिसबैलेंस होकर ऐसे करके गिर जाएगी, बट बाइक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइक आगे भी निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है, हमने ये देखा कि मोमेंटम को एक्चुअली में पी से डिनोट करते हैं। हमने ये देखा कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप करके भी देख लेना। अगर मैं केस नंबर 2 ले लूं, केस नंबर 2 में अब अलीशा ने भी बाइक ले ली और आहान के पास भी पहले से बाइक थी, उसके पास पहले से भी बाइक थी। अब दोनों का मास मैं कंसीडर कर रहा हूं सेम है, बट आहान जो है बाइक को तेजी से चला रहा है और अलीशा बाइक को कम स्पीड से चला रही है। V1 छोटा है और V2 बहुत बड़ा है, हाई स्पीड से। अब दोनों के आगे पत्थर आया, दोनों के आगे पत्थर आया, कौन अपने मोशन को ज्यादा देर तक मेंटेन करेगा? कौन अपने मोशन को ज्यादा देर तक मेंटेन करेगा? V2। कैसे? करेक्ट आंसर है। स्पीड ज्यादा है तो पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बैलेंस कम हो जाता है स्लो में। भाई साहब एक सिंपल सा टर्म बताता हूं, V2 ही अपने मोशन को ज्यादा देर तक मेंटेन करेगा। वो भी क्यों? अगर मान लेते हैं कि दोनों गिर गए, पत्थर आने की वजह से, डिस्टर्ब होने से दोनों ही गिरे, तो जिसकी स्पीड कम थी वो गिर के वहीं आसपास गिरा, और भाई जो ज्यादा तेज स्पीड से आया वो पत्थर से टकराया और जाके बहुत दूर तक गिरा। उसको कुछ सेकंड लगे अपने आप को रोकने के लिए, बट कम स्पीड वाला तुरंत रुक गया। तो यानी इसने अपने मोशन को ज्यादा मेंटेन किया। किसने? जिसकी स्पीड, उसने अपने मोशन को ज्यादा मेंटेन किया जिसकी स्पीड ज्यादा थी। तो मैंने देखा कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, बट ऐसा कब? जब हमारा मास कांस्टेंट हो जाएगा। होप सो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत लग रही है? अब यार एक चीज सोचो, थर्ड केस छोड़ो, पहले काम करते हैं। कंबाइन 1 और 2, 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V होगा, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद कांस्टेंट 1 ही आता है, तो मोमेंटम इज ऑलरेडी मास इंटू वेलोसिटी। कहते हैं मोमेंटम इज व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव मास एंड वेलोसिटी पे, ऑब्जेक्टिव मास एंड वेलोसिटी पे। होप सो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत लग रहा है? अब आप देखिएगा केस नंबर 3। अगर मैं केस नंबर 3 लूं और मैं इस बार P को ही कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कर दूं, तो मैंने देखा कि एम वी इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट।
m इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में वेलोसिटी। यार कुल मिलाकर m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब कांस्टेंट को 1 मान लो। अब आप एक बात है, ये ऑब्वियसली अगर मोमेंटम ज़्यादा है, सॉरी अगर मास ज़्यादा है किसी बॉडी की तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और मास कम है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर। छोटे पत्थर को भी फेंकता हूं, बड़े पत्थर को भी फेंकता हूं। अब छोटे पत्थर और बड़े पत्थर में से किसके अंदर ज़्यादा स्पीड अचीव होगी? छोटा वाला पत्थर ज़्यादा दूर अचीव करेगा स्पीड को, और बड़ा वाला कम अचीव करेगा। होप से यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपने देखा यार P इक्वल टू वॉट? P इक्वल टू m इंटू वी हो गया। इसकी यूनिट क्या हुई? kg मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट बनी kg मीटर पर सेकेंड। होप से क्लियर है यहाँ तक? सारी कहानी क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंटम। चलो अगर हम इसके थोड़े ग्राफ देख लें तो ग्राफ में क्या क्या दिखेगा आपको, दिखाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है जब V कांस्टेंट है, तो अगर P और m के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा? P और V का ये भी ऐसा दिखेगा। ये कब है? जब m कांस्टेंट है। क्लियर है मेरा बेटा? और ये कब बनेगा यहां पे? जब v हमारा कांस्टेंट है। v हमारा कांस्टेंट है। अच्छा वो हो गया, छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, अगर हम केस 3 का ग्राफ देखें तो यहां पे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m और v के बीच का ग्राफ देखोगे तो क्या देखोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा कर्व दिखेगा। डन। अब यहां पर आपने क्या देख लिया? आपने मोमेंटम के केसेस भी कर लिए। ठीक है, तो आपने मोमेंटम में क्या देखा मेरे बच्चे? अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड मास। वेलोसिटी और मास पे भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ये। जैसा हमने देखा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। डन। यूनिट्स वगैरह हमने देख ली, डायमेंशन। स्पेशल केसेस हमने देख लिए, मैंने इसे शॉर्टकट में स्पेशल केसेस करा दिए आपके। क्लियर है? ये सारे ग्राफ्स करा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे बच्चे, बहुत ही फेमस, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, और क्लास 9th में इवन 8th में हमने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। अब हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को आराम से देखेंगे, जो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। बट उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, बिकॉज हम उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे अबाउट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो मेरे बच्चे, अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया की अगर बात करूं तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर वह फोर्स अप्लाई ना कर दो, तब तक वो मोशन एज इट इज रहना चाहता है। तो सिंपल से टर्म्स में अगर मैं बताऊं कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, देखो, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, कब तक? Unless it acted upon by some external force to change the state। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं कि उसके स्टेट चेंज हो जाए, तब तक ऐसा ही सेम रहेगा। होप सो क्लियर है? ये बहुत नॉर्मल सा है। अब यहां पर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अगर कोई नेट फोर्स नहीं है बॉडी पर, तो ना वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला है और ना उसके स्टेट में कोई चेंज आने वाला है। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें तो इनर्शिया को ही डिफाइन करती है। इनर्शिया भी तो यही था कि जो जैसा है वो वैसा ही है, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। तो ये इनर्शिया को या न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हमने 3 पार्ट में बांटा।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन। ये 3 कंडीशंस पे बढ़ते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगेन वही स्टोरी, शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है अंटिल वी हैव टू पुट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, जब तक कि मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे केसेस दिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में से एक पहला एग्जाम्पल है कि अगर मैं एक ग्लास लूँ और उसके ऊपर पेपर रखूँ और वहाँ पे 1 रुपये का कॉइन या 5 रुपीज़ का कॉइन रखूँ और इमीडिएटली मैं उस पेपर को रिमूव कर दूँ तो वो कॉइन कहाँ है, वो ग्लास के अंदर जाएगा। ये बेसिकली हमने पहले ही कर लिया। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और भी एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे कारपेट लेते हैं हम लोग, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप मार्क कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेना। जैसे कारपेट का एग्जांपल लेता हूँ, तो कारपेट पे अगर आप एक डंडा मारते हैं तो उसका डस्ट नीचे गिर जाता है। कैसे गिरता है? जैसे आपने कारपेट लिया, कारपेट पे डंडा मारा, तो कारपेट पे डंडा मारने के बाद जैसे कारपेट है उस पर डंडा मारा तो कारपेट तो पीछे चली जाएगी, पर वो डस्ट रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रह जाएगा और वो डस्ट नीचे गिर जाएगा। सबसे क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। सेम अगर मैं इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूं, देखो यार, आप अगर इस नोट्स को पढ़ोगे ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चे, आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम ज़्यादा ना लगाएं, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं, टाइम वेस्ट ना करें। ये जस्ट हल्का सा बेसिक सुने, देखिएगा वो सारे एग्जाम्पल, सारे ही एग्जाम्पल्स वही हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कांच की बात कर लो या बुलेट की बात कर लो। देखो, जब आप एक बॉल कांच में मारते हो तो कांच टूट जाता है, बट वहीं पर अगर बुलेट को हिट करें, बुलेट, तो वो होल बना के बाहर निकल जाता है, वो टूटता नहीं है कांच। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसका मोमेंटम पहली बात हुआ हाई होता है, बहुत तेज़ी से आगे निकल जाता है। तो बहुत सारे पोर्शंस हैं यार, ये सारी चीज़ों, तो इस पर मत जाइए ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, जो मोशन के बारे में। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन से पहले एक क्वेश्चन बहुत अच्छा याद आ रहा है मेरे को। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ एक बार क्वेश्चन है। ये देखिए क्या हुआ, एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में एक मास लिया मैंने और ये ए धागा है और बी एक धागा है। अब इस धागे को, बी को मैंने सडनली खींचा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक पेपर में आया हुआ है। मैंने बी को सडनली खींचा। जब मैंने बी को सडनली खींचा तो बताओ ए और बी में से कौन सा धागा पहले टूटेगा, यानी कहां से टूटेगा? इस वाले पॉइंट से पहले टूटेगा या इस वाले पॉइंट से पहले टूटेगा? अगर मैं बी को सडनली खींच दूं, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, बी टूटेगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा और बी एकदम से टूट जाएगा। बट अगर वहीं पर बी को मैं बहुत स्लोली खींचूं तो फिर ए टूटेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरह ट्रीट होगा और वो ए ब्रेक होगा। आप इसे पूरा पढ़ के देखेंगे तो यही आंसर होगा और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आइए जरा अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। फिर वही, जो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई ना कर दें। एक एग्जांपल, वो घुड़सवार वाला, बॉडी क्या मतलब, एक बंदा घोड़े पे दौड़ रहा है, एकदम से वो रुक गया, तो क्या होगा? बॉडी पूरी आगे जाएगी। क्यों आगे जाएगी? क्योंकि जब वो बॉडी मोशन में है। या सबसे अच्छा एग्जांपल है बस वाला एग्जांपल। बस चल रही थी, हम सीट पे बैठे हुए थे, एकदम से बस ड्राइवर ने ब्रेक मारा, हम सब आगे की तरफ आए। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो इनर्शिया ऑफ मोशन को समझाते हैं। एक्चुअली में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन टॉपिक्स के ऊपर। ये हल्का से बेसिक है। जो भी स्टार्टिंग होती है वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से होती है। जो भी न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग होगी न्यूटन्स के सेकंड लॉ से होगी। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सिंपल से टर्म्स में कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो बॉडी है वो चलेगी जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जैसे एग्जांपल, आप कार में हो, ठीक है, कार एकदम से टर्न लेती है और आप सारे के सारे इधर आ जाते हैं क्योंकि आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, कार एकदम से मुड़ी तो आप सारे के सारे इस डायरेक्शन में आते हैं। तो ये सारे के सारे केसेस हमारे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से हैं।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप यहाँ पे कर लें। तो आज का था डे 1 लेक्चर, जहाँ पर मैंने आपको समझाया बस आज कि फोर्स क्या होता है, फिर मैंने समझाया एरिस्टोटल फैलेसी एंड गैलीलियो लॉ का क्या कॉन्ट्रडिक्शन था, फिर मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया, मोमेंटम के कुछ केसेस बताए, और ये मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में मोमेंटम का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल्स के अंदर। थर्ड जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट जो पढ़ाया, मैंने अबाउट द इनर्शिया पढ़ाया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैंने इनर्शिया में सारी चीज़ों को क्लियर किया, जहाँ पे मैंने इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया। अब अगली क्लास में जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैं अगेन बोल रहा हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से चैप्टर में क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। तो अभी तक की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बेसिक क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।